हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2023 में बनी और अब जाके 2025 में रिलीज हुई कॉमेडी स्लैशर फिल्म हेल ऑफ अ समर का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं बिली ब्रेक और फिन वोल्फार्ड। हाँ, ये स्ट्रेंजर थिंग्स वाला बच्चा डायरेक्टर बन चुका है। ये मूवी कैसे बनी, बनने के बाद भी अटकी क्यों रही और फाइनली रिलीज कैसे हुई, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है कैंप पाइनवे नाम के एक समर कैंप में, जहां पर हम कैंप के ओनर्स जॉन और कैथी को देखते हैं। दोनों लेक साइड पे बैठ के एंजॉय कर रहे थे कि तभी उनकी बियर खत्म हो गई। और स्लैशर्स देख के इतना तो हम सीख ही गए हैं कि अगर बियर खत्म हो जाए तो लेने मत जाना, वरना वैसा ही कुछ हो सकता है जो कि कैथी के साथ हुआ। बियर लेके वापस आई तो देखा कि गिटार जॉन के मुंह में घुसा पड़ा है। बस ये देखकर वो जान बचाकर भागी और सीधा कार में जाकर बैठ गई, पर कार को स्टार्ट करने के बजाय एकदम से सुन हो गई, क्योंकि किलर पहले से कार में बैठा हुआ था और उसने चुपचाप सीट के आर पार चाकू घुसा के कैथी को भी जॉन के पास भेज दिया। किलर ने पहना हुआ था डेविल मास्क, और डेविल कहाँ पे रहता है? हेल में। तो कैंप की ओपनिंग से पहले ये हो गई ओपनिंग हेल ऑफ अ समर की। कैंप की ओपनिंग तो परसों होगी, यानी गर्मी की छुट्टियां बिताने बच्चे यहाँ पे परसों आएंगे। उनसे पहले कल यहाँ पे आएंगे कैंप काउंसलर्स, और उनके लिए ही समर हेल बनने वाली है। तो अगले ही दिन पूरे 11 काउंसलर्स कैंप में पहुंच गए, जो कि पहले बच्चों के तौर पर इस कैंप में आया करते थे, पर अब ये बड़े हो चुके हैं, इसलिए अब काउंसलर्स के तौर पे आए हैं। ये 11 लोग हैं: जेसन, माइक, क्लेयर, शैनन, एजरा, माइली, नोएल, डैमी, एरी, बॉबी और क्रिस। हाँ जी, राइटर और डायरेक्टर का जोड़ा भी एक्टिंग कर रहा है इसमें। खैर, इन सब में सबसे बड़ा है जेसन। उसकी एज 24 साल है, फिर भी कोई जॉब करने के बजाय वो हर साल समर कैंप में आ जाता है, इसलिए बाकी सब उसका मजाक बनाते हैं कि तू अब बड़ा हो चुका है, समर कैंप को भूल के लाइफ में आगे बढ़ जा। यहाँ तक कि उसकी माँ भी उसे बहुत समझाती है, लेकिन उसका मन नहीं मानता। आज भी उसकी माँ ही उसे छोड़ने आई है, जबकि बाकी सब अकेले आए। और जब लोग मजाक उड़ाते हैं तो उसे बुरा भी लगता है। पिछले साल तो बात उसके दिल पे लग गई थी, इसलिए उसने ऐलान किया था कि अगले साल मैं नहीं आऊंगा, लेकिन फिर से आ गया क्योंकि जॉन और कैथी ने बुलाया, या कहूँ कि इसे बस बहाना चाहिए था। फ्यूचर के बारे में सोचता नहीं है, बस हर साल इस कैंप में आने के बारे में सोचता रहता है, जबकि यहाँ पे इसका कोई दोस्त भी नहीं है। एक भी काउंसलर इससे बात करके राजी नहीं, चाहे ये कितना ही घुलने मिलने की कोशिश कर ले, कोई इसे मुंह तक नहीं लगाता, इंक्लूडिंग क्लेयर, जो कि इसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। कुछ साल पहले तक बचकानी हरकतें सबको ठीक लगती थी, लेकिन अब बाकी सब तो आगे बढ़ चुके हैं, पर जेसन अब भी उन्हीं में फंसा पड़ा है। कुल मिला के सब इसे बचकाना समझते हैं, भले ये सबसे बड़ा है। अब तक आपने देख ही लिया कि ये फ्राइडे द 13 टाइप की स्लैशर है, और इसमें मेन कैरेक्टर का नाम है जेसन। रेफरेंस बताने की जरूरत ही नहीं है। अगर फिर भी आप नहीं समझे तो फ्राइडे द 13 वाली प्लेलिस्ट चेक करो। इन 11 लोगों में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है डैमी, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। आते ही जेसन को उसने नौकर बना लिया और मतलब निकलते ही लात मार के भगा भी दिया, क्योंकि उसे व्लॉग बनाना था। इनमें जो एरी है वो एक राइटर है, और बड़ी तसल्ली के साथ वो शैनन को अपनी स्क्रिप्ट दिखा रहा था कि तभी वहां पे अमीर लड़के बॉबी और क्रिस आ गए, और उनके आते ही शैनन का ध्यान हट गया, क्योंकि शैनन और क्रिस एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन कह नहीं पाते। इसके अलावा क्रिस और बॉबी का रिश्ता भी बड़ा गहरा है। पहले जो बॉबी का स्टेप डैड था, अब वो क्रिस का स्टेप डैड है, और जिस कार में ये दोनों आए हैं वो भी उसी स्टेप डैड की है, यानी कि उस कार पे भी इनका आधा आधा हक है। इस बात की वजह से कभी कभी इनमें अनबन हो जाती है, पर भाईचारा ऑन टॉप है इनका। खैर, वापस जेसन पे आते हैं, जो खुद जाके सबसे मिल रहा है, और उसे देखकर हर कोई यही पूछ रहा है कि तू इस साल भी वापस आ गया? पिछले साल तो तूने मना किया था कि अब नहीं आऊंगा। और जेसन बेचारा सबको यही समझा रहा है कि ये कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है, मुझे बुलाया तो मैं आ गया। क्लेयर से मिला तो क्लेयर ने बताया कि मेरा तो एक नया बॉयफ्रेंड बना था, अब 3 हफ्ते पहले उससे ब्रेकअप हो गया, इसलिए यहाँ पे आई हूँ थोड़ा मन लगाने, वरना आती भी ना। ये सुनकर जेसन भी सोच रहा था कि मैं भी कुछ बताऊं अपनी लाइफ के बारे में, लेकिन वो तो आज भी वहीं पे अटका पड़ा है, तो बताता क्या? उसकी लाइफ में कुछ घटित ही नहीं हुआ, क्योंकि वो आगे बढ़ा ही नहीं कभी। अब क्लेयर से मिलने के बाद वो सीधा जॉन और कैथी से मिलने उनके ऑफिस में पहुंचा, लेकिन वहां पे कोई भी नहीं था सिवाय एक नोट के, जिसपे लिखा था कि कोई इमरजेंसी आ गई है, इसलिए हम कल सुबह तक वापस आ जाएंगे, तब तक कैंप का ध्यान रखना। बस वो नोट पढ़ के जेसन की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि अब कैंप का इंचार्ज वो खुद को समझ रहा था। ये बात बताकर उसने बाकी सबको इम्प्रेस करना चाहा, पर किसी ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया। जेसन बड़बड़ करता रह गया और सबके सब उठ के चले
चले भी गए। हाँ, पर जेसन ने उन सब के फोन जरूर जमा कर लिए क्योंकि यही रूल है। इसके बाद सब एंजॉय करने लगे और जेसन क्लेयर को तीर कमान चलाने की ट्रेनिंग देने लगा, जिस बीच हमें पता चला कि जेसन का निशाना एकदम पक्का है। ट्रेनिंग के बीच जेसन ने क्लेयर से मन की बात की कि जॉन और कैथी ने स्पेशली मुझे बुलाया पर वो खुद यहाँ पे नहीं है। क्या ये तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? इसका एक ही मतलब हो सकता है, वो मेरा टेस्ट ले रहे हैं कि उनके बिना मैं कैंप को संभाल सकता हूँ या नहीं। कैंप से आगे बढ़ जा भाई, इससे बाहर भी कोई लॉजिक लगा ले। ऐसा क्लेयर उसे कह सकती थी पर उसने कहा नहीं, मतलब कहा लेकिन प्यार से। अब हर कोई कपल बना घूम रहा था पर बॉबी का हाल थोड़ा बेहाल था। वो सोच रहा था कि डेमी इंप्रेस हो जाए, पर डेमी तो पहले से माइक को डेट कर रही है। आखिर में निराश होकर वो दूर जाकर बैठ गया। तब उसके पास कौन आया? जेसन। पर उसने जेसन को पहचाना ही नहीं। जेसन बोला कि 8 साल से हम दोनों यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन बॉबी ने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान उसका लड़कियों पे रहता है, पर सफलता वहां भी नहीं मिली उसे। जब बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर डाला तब जाके उसे याद आया कौन सा जेसन, पर फिर भी यही याद आया कि तू तो इस साल नहीं आने वाला था ना। फिर जब वो सब लंच करने बैठे तो बॉबी माइली के ऊपर ट्राई मारने लगा, पूरी रायन गॉसलिंग रेस। उसे लगा कि माइली वेगन है तो अगर मैं भी थोड़ा नाटक कर लूंगा तो ये बात करने लग जाएगी, पर अफसोस ऐसा हुआ नहीं। इसी बीच हमें यह भी पता चला कि एरी को नट एलर्जी है। अगर कोई उसके आसपास नट्स खाने लगे तो उसे एंग्जाइटी हो जाती है। खैर, सारा परिचय हो गया, अब आते हैं एक्शन पर। रात में डेमी अपने कैबिन में अकेली बैठी हुई थी कि तभी पीछे से किलर आया और उसे जान से मार के चलता बना। हमें बस खून के छींटे दिखाए गए। उधर माइली किचन में अकेली थी क्योंकि उसे भूख लग रही थी और लोगों के पीछे वेगन त्याग कर वो मीट वाला बर्गर खाने की तैयारी में थी कि तभी किलर वहां भी पहुंच गया और जाते ही उसने माइली का सर उड़ाकर उसकी भूख ही मिटा दी। शोर सुनकर माइक अंदर आया तो लगे हाथ किलर ने उसे भी लपेट लिया। फिर कुछ देर बाद जेसन डेमी के कैबिन में पहुंचा क्योंकि उसे आदत ही है सबके अंदर घुसने की। तब उसे बेड पर डेमी की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई मिली, जिसे देखकर उसने हल्ला मचा दिया। चीखते चिल्लाते हुए वो सबको बताने लगा कि डेमी मर चुकी है, लेकिन हर कोई यही सोच रहा था कि वो कोई नकली सा प्रैंक कर रहा है। बेबस होकर वो पुलिस को फोन करने लगा तो उसने देखा कि फोन सारे गायब हैं, यानी अब तो फंस चुके। काफी मिनटों के बाद बाकी सब उसके साथ डेमी के कैबिन में पहुंचे तो देखा कि वहां पे कोई लाश थी ही नहीं, लेकिन बेड पे इतना खून था कि उन्हें यकीन करना ही पड़ा। पैनिक में सब के सब भागकर गाड़ियों तक पहुंचे, लेकिन एक भी गाड़ी चलने की हालत में थी ही नहीं। किलर ने पहले ही सारा इंतजाम कर दिया था अपने लिए। अब कोई और चारा नहीं था, इसलिए सब के सब एक कैबिन में जाकर बंद हो गए। और तब कहीं जाकर उन्होंने नोटिस किया कि माइली और माइक तो हमारे बीच में है ही नहीं। अब उन्हें कैसे भी करके मदद बुलानी थी जिसमें लैंडलाइन फोन काम आ सकता है, इसलिए जेसन अकेले ही उस फोन तक जाने लगा। पर क्लेयर ने उसे अकेले नहीं जाने दिया। उन्होंने कार्ड्स निकाल कर डिसाइड किया कि जेसन के साथ कौन कौन जाएगा और वो 2 लोग निकले, एरी और एजरा। तीनों कैसे भी करके मेन हॉल में पहुंचे जहां पे फोन था, लेकिन वहां जाकर भी कोई बात नहीं बनी क्योंकि ऑब्वियसली फोन लाइन कब की कट चुकी थी। ये तो वो भी एक्सपेक्ट करके आए थे, पर एक चीज जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की थी वो भी उन्हें दिख गई। फ्रिज के अंदर रखा माइली का कटा हुआ सर, जिसे देखकर तीनों डर के मारे तितर बितर हो गए। कौन किस तरफ भागा कुछ नहीं पता, सिर्फ जेसन ही वापस कैबिन में पहुंचा। उसने बाकी सबको पूरी बात बताई और फिर वो सब एरी और एजरा का वेट करने लगे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं लौटा। वेट कर करके वो सब पक चुके थे, इसलिए नोएल ने एक फ्रेश आइडिया निकाला, वीजी बोर्ड के थ्रू आत्माओं से बात करने का। एक गॉथ गर्ल होने के नाते नोएल का आत्माओं में खासा इंटरेस्ट है, इसलिए उसे तो ऐसा करना ही था, मगर बाकी सब क्यों राजी हो गए वो नहीं पता। नोएल सीधा एजरा की आत्मा को समन करके उससे बातें करने लगी और पहला सवाल तो यही पूछा कि क्या तुम मर चुके हो? नहीं, ये मेरा भूत है। जवाब आया हाँ। फिर पूछा तुम्हें किसने मारा? तो जवाब आया आई डोंट नो। इसके बाद नोएल बात करने लगी डेमी की आत्मा से और बस तभी कोई दरवाजा खोल के अंदर घुसाया जो था जिंदा एजरा। नोएल की सारी पोल पट्टी खुल गई, पर जैसे ही एजरा अंदर आया बॉबी ने डर के मारे उसके मुंह पे बेर स्प्रे छिड़क दिया, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। अब एजरा तो आ गया, पर एरी का क्या? एरी को किलर ने बांध रखा है और जैसे उसने भागने की कोशिश की, किलर ने पीनट बटर में चाकू डुबा के उसके अंदर घुसा दिया। उसे नट एलर्जी है ना, बस इसी के चलते जल्दी वो मारा गया तो किलर उसकी बॉडी को सरका कर कहीं और ले गया। इतने में कैबिन के अंदर एजरा ने बखेड़ा खड़ा कर दिया ये बताकर कि किलर और कोई नहीं बल्कि जेसन है, क्योंकि उसी ने सबके फोन लिए थे। उसी ने सबसे पहले ये किलर वाली न्यूज फैलाई और वही इस पूरे ग्रुप से अलग है। शायद वो सबसे जलता है, इसलिए एक एक करके सबको मार रहा है। ऐसा यकीन होते ही उन सब ने जेसन को बांध दिया। अब उससे इंटेरोगेशन चल रही थी, लेकिन मुंह तो उसका बंद कर रखा था, तो वो बोलता कैसे? और क्योंकि वो मुंह नहीं खोल रहा इसलिए
इसलिए सब किचन में पहुंच गए उसे टॉर्चर करने का सामान जमा करने। कैबिन में सिर्फ बॉबी बचा था तो मौका मिलते क्लेयर ने उसे नॉक करके जेसन को फ्री करके वहां से निकाल लिया। अब क्लेयर उसे कह रही थी कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए वरना वो तुझे टॉर्चर करेंगे, लेकिन जेसन जाने के लिए तैयार ही नहीं था। उसे बाकी सबकी जान बचानी थी, भले उसे पता है कि वो सब उसी की जान लेने को तैयार है। फिर भी थोड़ा आगे जाने पर उन्हें जॉन और कैथी की लाशें भी मिल गई, जिससे उनका ये वहम भी दूर हो गया कि उनके लिए कोई मदद आएगी। अब तो वहां पे रुकने का सवाल ही नहीं बनता, लेकिन जेसन फिर भी नहीं माना। उसने क्लेयर को आगे भेज दिया और खुद वो वापस लौट गया बाकी सबको बचाने। इधर ये सब अलग अलग होकर अपने फोन्स ढूंढ रहे थे और ऐसे टाइम पे अलग होना तो बनता ही है, ये तो सबको पता है। बस इसी का फायदा उठाकर किलर ने नोएल को भी स्टैब कर डाला, लेकिन इससे वो शांत नहीं हुआ। स्टैब करने के बाद वो एक पत्थर से नोएल के फेस को क्रश करने वाला था कि तभी सामने से सेम मास्क पहने कोई और भी आ गया। यानी किलर एक नहीं बल्कि दो हैं। दूसरे किलर के सामने उसने हेड क्रश कर दिया और यहाँ पे दोनों किलर्स रिवील भी हो गए, जो थे डैमी और माइक। दोनों ने ये सब कुछ प्लान किया था सिर्फ इंटरनेट पर फेम पाने के लिए कि इतने बड़े मैसेकर में बस 2 लोग बचेंगे तो फुल पब्लिसिटी मिलेगी, हीरो बन जाएंगे, फॉलोवर्स आसमान छू लेंगे। खैर बाकी सब ने भी अचानक से उन दोनों को डिस्कवर कर लिया, लेकिन उन पे शक करने के बजाय वो सब उन दोनों को देखकर खुश हो गए, क्योंकि उनके दिमाग में अब भी जेसन ही किलर है। और उनकी बातें सुनकर दोनों को नया आइडिया मिल गया कि सारा ब्लेम जेसन के ऊपर डाल देंगे, जिसे ये मारने वाले हैं अभी। साथ ही जो बाकी सर्वाइवर्स हैं उन्हें भी मारेंगे, क्योंकि फेम किसी भी हाल में बटना नहीं चाहिए। लेकिन पहले प्लान के तहत उन दोनों ने बाकी सबसे एक वीडियो रिकॉर्ड करवा ली, जिसमें सभी ने यही बोला कि जेसन पागल हो चुका है और वो हम सबको मारना चाहता है। यानी जेसन के खिलाफ एविडेंस पहले से ही बना के तैयार कर लिया। फिर जैसे जेसन कैंप के अंदर पहुंचा, माइक ने उसे मारकर नॉक कर डाला। अब मेन बंदा फंस चुका था, इसलिए एक एक करके किलिंग्स दोबारा स्टार्ट हो गई। सबसे पहले नंबर लगा एजरा का। किलर ने उसकी टांग तोड़कर उसके सर में कुल्हाड़ी घुसा दी। इस मूवी की पहली और आखिरी किल जिसके इफेक्ट्स में थोड़ी मेहनत की गई है और टेक्निकली पहली किल जो हमें दिखाई गई है अब तक। खैर एजरा के बाद क्रिस किलर के जाल में फंस चुका था, तो उसे बचाने के लिए बॉबी ने अपनी जान दांव पे लगा दी। भाईचारा ऑन टॉप। किलर को उसने अपने पीछे लगा लिया, जो कि उसे भारी पड़ने वाला था, मगर सही टाइम पर क्लेयर ने उसकी जान बचा ली, जो कि वैसे तो जेसन को बचाने आई थी। बस उसी के चलते उन्हें भी पता चल गया कि किलर माइक और डैमी है। माइक तो सामने पड़ा है और डैमी जेसन को फंसाने का इंतजाम कर रही है। ये जानकर क्लेयर तो जेसन को बचाने चल दी और उसके जाते ही माइक ने फिर से बॉबी को धर लिया। दोनों के बीच ऐसा भयानक स्ट्रगल चला कि कैबिन के अंदर आग तक लग गई, लेकिन आखिर में बॉबी ने माइक की गर्दन में चाकू घुसाकर उसे फेम के रास्ते से हटा दिया। हालांकि फेम तो अब भी मिलेगी, लेकिन होगा नहीं देखने के लिए। उधर डैमी भी जेसन को यही समझा रही थी कि मेरे से ज्यादा फेम तो तुझे मिलेगी। अरे पर उसे ये आसान चाहिए ही नहीं। खैर इतने में क्लेयर भी वहां पे पहुंच गई तीर कमान लेकर, तो डैमी ने चाकू सीधा जेसन की गर्दन पे लगा दिया। मगर यहाँ पे काम आई जेसन की तीर कमान वाली ट्रेनिंग। क्लेयर ने तीर मारा सीधा डैमी की आंख में, मगर वो मरी नहीं थी, तो जाते जाते लात मारकर तीर और अंदर घुसा दिया। तब कहीं जाके बात बनी। फिर जेसन ने जलते हुए कैबिन में घुसकर बॉबी को भी बचा लिया। अब नहीं भूलेगा कभी कौन जेसन। उधर से क्रिस और शैनन भी आ गए, जिनकी बात बन चुकी थी, और उनके बाद जेसन और क्लेयर की भी बात बन गई, जिसके साथ ही ये मूवी एंड हो गई। मूवी मिड से भी मिड है, इसमें कोई शक नहीं। स्टोरी के मामले में कुछ खास नहीं है, ऊपर से किल्स में भी कोई मेहनत नहीं है। पूरी मूवी में सिर्फ एक किल में जान डाली है, बाकी कुछ नहीं। 80s की स्लैशर वाइब देना चाह रहे थे, लेकिन ये अचीव कर पाना काफी मुश्किल है। मॉडर्न टाइम में अभी तक एक ही ऐसी फ्रेंचाइज की मूवीज हैं जो ऐसा कर पाई हैं, वो है हैचेट मूवीज। उनके अलावा कोई आसपास भी नहीं। अब आपको बताता हूँ मूवी बनी कैसे। 2019 में फिन और बिली दोनों घोस्ट बस्टर्स आफ्टर लाइफ के सेट पर मिले और दोनों की खूब जमी, क्योंकि ह्यूमर दोनों का सेम था। उसी टाइम पर फिन को एक मूवी लिखनी थी, तो उसके लिए दोनों ने काफी आइडिया शेयर किए, पर आखिर में वो टिके स्लैशर वाले आइडिया पर आकर, क्योंकि इसमें स्टोरी पे कोई खास मेहनत ना भी करो तो भी चल जाता है। जो भी उनकी फेवरेट टीन कॉमेडीज और हॉरर मूवीज थी, उनसे इंस्पायर होकर उन्होंने 70 पेज का पहला ड्राफ्ट लिखा, जिसमें मेन इंस्पिरेशन थी शॉन ऑफ द डेड। उसके जैसा ह्यूमर जो कि है इस मूवी में, पर उतना स्मार्ट भी नहीं है। खैर इसके बाद ये मूवी बीच में अटक गई, क्योंकि 2020 में लॉकडाउन लग गया। फिर जब लॉकडाउन हटा तो दोनों फाइनेंस
फाइनेंसर्स की तलाश करने लगे जो इनकी मूवी पे पैसे लगाते। ऐसे 2 साल निकल गए लेकिन कोई नहीं मिला, क्योंकि 2022 में फिन 19 साल के थे तो फंडिंग कौन करता। आखिरकार 30 वेस्ट नाम की कंपनी ने फाइनेंस कर दी फिल्म। 2022 में 19 दिन के अंदर ही ये मूवी शूट हो गई और 2023 आते आते बन के तैयार हो चुकी थी, लेकिन अब कोई कंपनी नहीं मिल रही थी जो इसे रिलीज करे, ऑब्वियस रीजंस की वजह से। ऐसे ये 1 साल और अटकी रही। फिर 2024 में नियॉन ने इसके राइट्स खरीद लिए, क्योंकि 2024 में नियॉन का अच्छा खासा राज रहा। फिर भी नियॉन ने इसे रिलीज नहीं किया। रिलीज किया अब 2025 अप्रैल में। 3 मिलियन के बजट में इसने कमाए 3.2 मिलियन, यानी फ्लॉप। ये थी इस मूवी के 6 साल के सफर की कहानी। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और किस मूवी से ये सिमिलर है वो भी जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि यूट्यूब मुझे फेम के रास्ते पे ले आए। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब को बाय।